आज हमारे खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत है जिसको कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आइए मिलिए डॉक्टर हरीश सिंह रावत जी से, जो उत्तराखंड के एक्स सीएम भी रह चुके हैं। रावत जी, आपके हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। रावत जी, कांग्रेस का जो अभी चल रहा है, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव आने वाले हैं, पार्टी एक तरह से नेतृत्वहीन है, अध्यक्ष पद को लेकर दिक्कत हो रही है, तो क्या लगता है अभी कांग्रेस के पास दिशा निर्देश मतलब नेतृत्व नहीं है अभी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है। सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्षा हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, और भी प्रियंका गांधी जी हैं, दूसरे हमारे नेतागण हैं। हमारे पास टाइम टेस्टेड लीडरशिप है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे नेता हैं, और हमारे पास प्रांतों में भी एक मजबूत लीडरशिप है। ये वक्त है कि लोगों ने बदलाव के दौर में मोदी जी को आगे लाए, और मोदी जी ने एक राष्ट्रवाद के नारे पर कुछ इस तरीके क्या परिस्थितियां पैदा की, उनके जरिए सत्ता हासिल कर ली। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस अपनी रेलिवेंस खो चुकी है, अपनी वो संदर्भ विहीन हो गई है, या उसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। लगता नहीं कांग्रेस आज पहले से ज़्यादा मौजूद है, ज़्यादा आवश्यक है लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए। आज से पहले विपक्ष का रोल एक दमदार नायक के तौर पर लड़ा जाता था। आपको लगता नहीं नेतृत्व में जो है अभी कमी आ रही है? जो विपक्ष का एक रोल है बड़ा शांतिपूर्वक है, मतलब कुछ एक अच्छा सा एक विपक्ष का जो रोल होता है वो नहीं निभाया जा रहा कांग्रेस तरफ से। आप एक बात देखिए, लोकसभा में घटी हुई संख्या के बावजूद हम इसमें 52 हैं, और दूसरा विपक्ष भी जो क्षेत्रीय पार्टियां चुन करके आई, उन्होंने एक प्रकार से अधिकांश ने सत्ता के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हमने जो जनता के सवाल थे, जो प्रश्न आए, जो देश के लिए हमको लगा कि ये गलत हो रहा है, उनको हमने मजबूती से उठाया और मजबूती से अपने पक्ष को रखा, और सत्तारूढ़ दल को हमने झकझोरा। संसद में हो या संसद से बाहर हो, कांग्रेस विपक्ष के रूप में अपने दायित्व को बहुत प्रभावी तरीके से पूरा कर रही है, और आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आप देखिएगा हमारी भूमिका विपक्ष के रूप में और प्रभावी होती जाएगी। चुनाव खत्म हो गया, राफेल डील एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था कांग्रेस के पास बीजेपी को घेरने का। क्या लगता है कि राफेल डील एकदम खत्म हो गई चुनाव के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ उठा कोई मुद्दा? उसका कोई मुद्दा नहीं उठा, राहुल गांधी जी चुप हो गए। ऐसा नहीं है। वो मुद्दा जनता के बीच में भी है, और देश के लिए भी उस मुद्दे का समाधान आवश्यक है। इसलिए समाधान आवश्यक है क्योंकि जितने रुपए में हम 100 से ज़्यादा जहाज खरीद करके ला रहे थे, उतने में केवल 36 जहाज खरीदे गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि तिगुने दामों पे वो खरीद की गई है। जितने में हमारे साथ सौदा हो रहा था, उससे तिगुने दामों पे खरीदी गई है। उसमें भी तकनीक गायब है। HAL के बजाय एक प्राइवेट पूंजीपति को उनको पार्टनर बनाया गया है। तो बहुत सारे सवाल हैं राफेल फाइटर प्लेन डील में, जिसका उत्तर आवश्यक है, और देश उसका उत्तर मांगेगा, और कांग्रेस देश की आवाज को बुलंद करेगी और उत्तर मांगेगी। तो इसलिए ये कहना कि चुनाव के साथ राफेल का मामला दब गया है, वो उठाया नहीं ना विपक्ष ने। समय आ रहा है। संसद में एक बार क्वेश्चन पुट अप नहीं हो रहा राफेल को लेकर इस बार। अभी चुनाव बीते हैं। चुनाव बीतने के बाद हमारी पार्टी में भी अपना आत्ममंथन था, और फिर साथ साथ संसद के सत्र में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो बहुत ही नाटकीय तरीके के घटनाक्रम हैं। तो इसलिए ये प्रश्न पीछे चला गया। लेकिन चाहे बेरोजगारी का प्रश्न हो, चाहे देश के आर्थिक हालात में जो गिरावट आ रही है वो हो, महिलाओं पर बढ़ता हुआ अत्याचार हो, देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता हो, किसानों के सवाल हों, और अब
बाढ़ को जिस प्रकार से टैकल करने में केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है राज्यों का, और बाढ़ की बिगड़ती हुई स्थिति है, ये सब विषय ऐसे हैं जिन पर कांग्रेस जवाब मांगेगी, सड़क में भी मांगेगी और संसद में भी मांगेगी। एक बड़ा सवाल, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। जब दिया इस्तीफा तो उसमें बोला गया कि हमारे परिवार से अध्यक्ष ना चुना जाए, कोई बाहरी आदमी को अध्यक्ष पद दिया जाए। फिर भी पार्टी ने घुमा के सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। क्या आपकी पार्टी में कोई अध्यक्ष पद के लिए योग्य नहीं है? देखिए, राहुल जी ने अपना इस्तीफा दिया, उसके पीछे उन्होंने दो बातें उनके मन में थी। एक तो यह है कि अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष हूं और परफॉर्मेंस अप टू एक्सपेक्टेशंस नहीं रही है, तो अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर काम करता है और मुझे आगे बढ़ करके लीड, जब मैं लीड कर रहा था तो इस मामले में मुझे लीड करना चाहिए, और उन्होंने त्यागपत्र दिया। मैं समझता हूँ भारत की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर है जिसका समय के साथ मूल्यांकन होगा, और राहुल जी को क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को पॉलिटिक्स में इनकलकेट किया, उसको सम्मिलित किया। दूसरा फैक्टर जिसको बार बार विपक्ष भी और कई ऐसे लोग जाने अनजाने में कह रहे थे कि साहब नेहरू गांधी परिवार, लेकिन हमारी पार्टी ने दोनों चीज़ों पर विचार किया। हमने कहा राहुल जी से नहीं, अभी समय नहीं है कि आप इस्तीफा दें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बार बार उनसे आग्रह किया कि अपना इस्तीफा वापस लीजिए, लेकिन राहुल जी ने कहा कि ये उपयुक्त नहीं होगा कि मैं इस्तीफा वापस लूँ। तो क्या लगता है सोनिया जी के बाद प्रियंका जी कमान संभालेंगे? देखिए, ये ऐसा नहीं है जितना सरल कांग्रेस के पास गांधी परिवार को छोड़ के नहीं, आपके पास के उम्मीदवार कोई और नहीं है? आपके पास यदि बेस्ट ऑप्शन है तो आप हमेशा कोई भी अपने बेस्ट ऑप्शंस को अपनाएगा। एक बड़ा सवाल 370-35 को लेके, क्या कांग्रेस पार्टी 370-35 के साथ है या खिलाफ है? देखिए, ये आपका अपना मत क्या कहता है? पहले नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जिस समय धारा 370 संविधान में सम्मिलित की गई, उस समय सारे शीर्ष नेतागण एक मत थे। ऐसा नहीं कि अकेले नेहरू का मंतव्य था, मगर ये जरूर है कि कश्मीर के लोगों को, जहाँ की 95% आबादी मुस्लिम थी, उस आबादी को भारत के साथ विलय करने के लिए प्रेरित करने में नेहरू जी की भूमिका थी। शेख अब्दुल्ला ने उसमें मदद की थी, और उसमें ये वादा कश्मीर के लोगों से किया गया था कि आप भारत में सम्मिलित होइए, हम कश्मीरियत की रक्षा करेंगे। जो कश्मीर की खासियत है, संस्कृति है, जो उनकी अपनी पहचान है, उन पहचानों को संरक्षण देंगे। उसके लिए धारा 370 इंट्रोड्यूस की गई। नेहरू जी ने उस समय भी कहा कि वक्त के साथ ये धीरे धीरे 370 घिस जाएगी। लाल बहादुर जी के समय में, इंदिरा जी के समय में घिसी। हमने वजीर आजम की जगह पर चीफ मिनिस्टर और सदर रियासत की जगह पर गवर्नर शब्द का प्रयोग करवाया। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड करवाया, मतलब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट फाइनल अथॉरिटी नहीं रहा, अपीलें सुप्रीम कोर्ट में हो सकेंगे, ये निर्णय करवाया। हमारे समय में ही ये निर्णय हुआ कि राष्ट्रपति चाहे तो वो आदेश के जरिए जम्मू कश्मीर में संसद द्वारा पारित कानून को लागू करवा सकते हैं, और केवल विधानसभा को उसको रेक्टिफाई करना होता। और भी कई चेंजेस समय के साथ साथ हुए, मगर एक बात जो भावनात्मक रूप से कश्मीर के लोगों को हमेशा चिंतित करती थी, वो थी कि कश्मीर की खूबसूरत वादी को, जो एक उनकी अपनी संस्कृति है, वो कहीं ऐसा न हो कि जमीनों की उल्टी सुल्टी खरीद फरोख्त हो जाए, बाहर के लोग सब आकर के बस जाए, कश्मीर के रहने वाले लोग माइनॉरिटी हो जाए, ये आदि आदि जो डर थे, उसके सेफगार्ड के रूप में आर्टिकल 370 और 35A का प्रोविजन किया गया। 35A का बाद में प्रोविजन किया गया और उसका पहले प्रोविजन किया गया। और ये कोई ऐसा नहीं है कि अकेले जम्मू कश्मीर के लिए है,
पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी। आप नागालैंड में चले जाइए, 35 बल्कि जम्मू कश्मीर में तो आप जमीन को लीज पे दे सकती है गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक यूज के लिए, लेकिन नागालैंड में जमीन को लीज पर भी नहीं दे सकते। आप मिजोरम में नहीं दे सकते लीज पर भी जमीन 370 आउटसाइडर को, सारे नॉर्थ ईस्ट में नहीं दे सकते। तो आप अश्मियत की रक्षा हो सकती है, आप नागा कल्चर की रक्षा की बात कर सकते हैं, उसके लिए धारा 371 हो सकती है, सारे नॉर्थ ईस्ट के लिए 371 लागू है। यहाँ तक कि जो जहाँ ट्राइबल बेल्ट्स हैं हमारी, गुजरात से लेकर के झारखंड तक, उन ट्राइबल बेल्ट्स में भी जमीनों के खरीद फरोख्त पर रोक है। हिमाचल में टेनेंसी एक्ट बना करके बाहर वालों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक है। उत्तराखंड के में हमने जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई थी, जिसको आज की गवर्नमेंट ने हटा दिया, जिसको लेकर के हम बड़े चिंतित हैं, बहुत एजिटेटेड हैं। तो ये जो चीज़ देश के दूसरे इलाकों के लिए जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उन एरियाज की, उसको प्रिजर्व करने के लिए आवश्यक है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने के लिए आवश्यक है, तो वो कश्मीर के लिए कैसे गलत होगी? केवल इसलिए कि कुछ आतंकवादी, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद वहाँ भारत के लिए चुनौती बन रहा है। ये भी भाजपा की और समर्थित उस समय की जो सरकार थी, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है गृहमंत्री थे, ये उनकी गलत नीतियों और बाद में जगमोहन साहब की गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई। अस्थायी शब्द भी तो आप लोगों ने लगाया था कांग्रेस में जब थी, कांग्रेस ने 370 आर्टिकल दिया, तो अस्थायी शब्द भी आपने लगाया, कांग्रेस ने ही लगाया। अगर उसको आज हटा दे तो इतना बवाल क्यों? नहीं, हमने अस्थायी इसलिए लगाया क्योंकि हम चाहते थे धीरे धीरे कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया का एमलगेशन हो जाए। आज वो हो गया है। आज वो हो गया, नहीं, इतना बवाल क्यों इस चीज में? कांग्रेस ने नहीं हटाया इसलिए। इसमें एक ही चीज है, हमने जो परिवर्तन किए, हमने वहां के लोगों को, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के किए। आज भी हमारा सवाल यही है कि साहब आपने वहां के लेजिस्लेचर को, आपने वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप को, किसी को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और आपने चुपके से एक निर्णय ले लिया। और निर्णय भी ऐसा लिया, आप जम्मू, ठीक है, लद्दाख को आप स्टेटस दीजिए, जबकि लद्दाख को स्टेटस देने में पहले भी जो एक हिचक थी यूनियन टेरिटरी का, वो थी कारगिल का इलाका जो है, कहीं ऐसा ना हो कि एक शांत इलाका भी अशांत बन जाए। तो इस वजह से जो है हम हिचकिचाते रहे, मगर आप ठीक है, लेह को आपने दे दिया, मगर उसके लिए क्या आवश्यक था कि कश्मीर और जम्मू को आपने स्टेट से डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बना दिया? तो जिस तरीके से किया गया, जो प्रोसीजर अपनाया गया, उस पर हमको आपत्ति है। और लोकतंत्र के अंदर इतने संवेदनशील एरिया में जहां आतंकवाद से लड़ाई लड़ी जा रही है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड फोर्सेस से लड़ाई लड़ी जा रही है, वहां आप यदि स्थानीय लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे, काम कैसे चलेगा? आज स्कूल खोले गए हैं, धीरे धीरे ढिलाई दी जा रही है, कड़ी व्यवस्था की जा रही है, पब्लिक के लिए खोला जा रहा है, तो आपको लगता है विदाउट एनी ब्लड, किसी भी गोली को चले बिना ये सारी स्थिति बड़ी सामान्य हो गई? हम कह रहे हैं जनता साथ में है इससे? जो कहा जा रहा है, जो है दिखाया जा रहा है, भगवान करे वही सब सही हो, सत्य सही हो। माँ खीर भवानी और बाबा बर्फानी जो है, हम इसको सही ठीक कर दें। यदि ठीक हो जाता तो हमको खुशी होगी, हम देश की खुशी के साथ हम भी खुश होंगे, वह तो उसमें कहीं कोई शंका की बात है ही नहीं है। तो ये जवाब हमको नहीं देना है, किसी को जवाब देना है कश्मीर में, कश्मीर के लोगों के मन से। आपका मानना कश्मीर हटाना है, कश्मीर के लोगों का मत लेना चाहिए था सरकार को आर्टिकल 370 हटाने से पहले? जी बिल्कुल लेना चाहिए था। वहां पर लेजिस्लेचर को अस्तित्व में लाया जाना चाहिए था और उस लेजिस्लेचर से राय लेकर के, आप न मानिए, आप वहां के राजनीतिक दलों की मीटिंग बुला लेते, आप उनकी बात नहीं मानते, लेकिन एक मशविरा तो हो जाना चाहिए था। भारत जो एक महाशक्ति बन रहा है, क्या है हमारे सामने पाकिस्तान, क्या तुलना है? जो पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से लड़खड़ा रहा है, वो दुनिया की सबसे तेज
बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के सामने क्या क्या मायने रखता है। हम पाकिस्तान को लेकर के फैसला नहीं कर सकते। हमको अपनी अहमियत के लायक जो हमारा आज रुतबा है उस रुतबे को ध्यान में रख करके फैसला करना चाहिए था। वो हमारा कहना यह है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने और देश के उस रुतबे को ध्यान में रख करके फैसला नहीं किया। कश्मीर मुद्दे में जब हमारी बात चल रही थी, आपको लगता है पाकिस्तान 370 को लेके ज्यादा ही बवाल खड़ा कर रहा है? यूएनओ में बर्खास्त हो चुकी अपील। देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरान को अपने देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, आर्थिक अशांति, जिसमें बटालिस्तान और बलूचिस्तान भी सम्मिलित है, वहाँ जो अपराइजिंग है, उस सब से ध्यान हटाने का मौका मिल गया। और अब उसकी आड़ में अपने देश को एकजुट करने में उनको मौका मिल गया। इसलिए इमरान खान बढ़ चढ़ करके अपने को एक शहीद के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बड़े बड़े बोलों के साथ सत्ता में आए थे। अभी तक कोई एक भी प्रॉमिस आगे नहीं बढ़ा पाए थे, मगर कश्मीर के वर्तमान हालात ने उनको ये अवसर दे दिया है, उसका वो लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया में कुछ देशों के सामने अपने को एक विक्टिम के तौर पर पेश कर रहे हैं। चीन को भी ये मौके में हमसे कुछ स्कोर सेटल करने होते हैं, उसका उनको मौका मिल जा रहा है। ट्रम्प साहब की मजबूरी ये है कि वो अफगानिस्तान से किसी तरीके से भाग जाना चाहते हैं और पाकिस्तान इस मजबूरी को समझ रहा है, इसलिए वहाँ भी वो सौदेबाजी कर लेना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत की दुनिया में ऐसी साख है, मैं समझता हूँ यदि हम ठीक से अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करेंगे और इस तरफ हम एक सुव्यवस्थित तरीके से बढ़ेंगे तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान हमको मात नहीं दे सकता है। और इसीलिए वो अपनी सेना को हमारे बॉर्डर के करीब ला रहा है और ये जताने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो साहब ये कहीं फिर बालाकोट जैसी घटना न कर दें। तो ये एक भूखा देश जिसके पास रोटी जुटाने के लिए पूरी मेहनत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्या वो देश युद्ध लड़ पाएगा हमसे? मतलब ये जो हमारे हुक्मरानों ने, आप कहते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने उनको 370 के नाम पे एक मुद्दा दे दिया है पाकिस्तान को। मैं एक बात जानता हूँ, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए और हम तो इस बात को समझते हैं। हमारे ऊपर युद्ध थोपे गए, 1971 का वॉर भी हमारे ऊपर थोपा गया, मगर इंदिरा जी के नेतृत्व था कि उन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरीके से पराजित किया और दुनिया के इतिहास में 93,000 सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में आत्मसमर्पण किया, जो एक अभूतपूर्व घटना थी। अमेरिका का 7वां बेड़ा जिसके नाम से दुनिया थरथराती थी, उसको आधे रास्ते से वापस होने के लिए मजबूर किया। मतलब उन्होंने हर फ्रंट पर उस समय एक विजय प्राप्त की थी और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको दुर्गा कहा था। और ये इंदिरा जी का ही राजनय था कि उन्होंने शिमला के अंदर वो मात दी कि जिस कश्मीर को पहले एक विवाद माना जाता था, यूएन में चर्चा होती थी, उन्होंने कह दिया नहीं, ये द्विपक्षीय मामला है, हम ही बैठ करके चर्चा करेंगे। जो आज भी हम जो कहते हैं, और ये पहली बार है आज शायद 35 शिमला समझौते के 35 या 36 साल बाद पहली बार यूएन में जो है चर्चा हुई है कश्मीर के प्रश्न पर। तो इंदिरा जी ने हर फ्रंट पर हमको विजय दिलवाई, हर फ्रंट पर विजय दिलवाई, मगर देश के मोर्चे पर उसका असर पड़ा। महंगाई बढ़ी, देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई और उसका परिणाम है कि अनंतो गत्वा जन आंदोलन बढ़े और आंतरिक अशांति पैदा हुई और फिर उसके बाद की परिस्थितियों से देश वाकिफ है। तो इसलिए चाहे कितनी ही मजबूत अर्थव्यवस्था हो, वो युद्ध से बचना चाहेगी और हम कभी युद्ध समर्थक देश नहीं रहे। हाँ, यदि पाकिस्तान हमारे ऊपर युद्ध को थोपेगा तो सारा देश सरकार के साथ है, इस मामले में कहीं हमारा इवन बट्स नहीं है।
हमारा केवल मतभेद ये है कि जो तरीका है तुम्हारा 370 के विषय में, जिस तरीके से आपने जनता को विश्वास में नहीं लिया और जिस तरीके से आपने वहाँ का स्टेटस घटाया, कश्मीरियत का अपमान करने की कोशिश की है, ये नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारा सवाल है और हमारा मानना है कि ये अच्छा नहीं हुआ। शायद इसके परिणाम पूछना चाहिए था, जनता से पूछना देश के लिए शंका है हमारी, और भगवान करे हमारी शंका, हम कह रहे हैं भगवान करे हमारी शंका गलत साबित हो, लेकिन ये शंका है, लोकतंत्र के अंदर शंका। तो सवाल यही है रावत जी कि क्या आप 370 के साथ हैं या नहीं है? नहीं, देखिए ये सवाल 370 के साथ होने नहीं होने का नहीं है। आप सहमत हैं? हमने आप सहमत हैं? हमारे समय में ही 370 इंट्रोड्यूस की गई, हमारे समय में 370 को टाइम पर डाइल्यूट किया गया। तो ये देश अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेता है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ऐसे फैसले लेने में आपको अपनी जनता को, अपने आवाम को, कश्मीर कोई दूसरा आवाम नहीं है, हमारा आवाम है, उसको विश्वास में लेना चाहिए था। ये हमारा प्रश्न है। लेकिन जो आपने पाकिस्तान की बात कही, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इस समय चरमरा रहा है, बौखलाया हुआ देश है। तो हम ऐसे बौखलाया हुआ पड़ोसी, बौराया हुआ पड़ोसी बड़ा खतरनाक होता है, और हमारी पाकिस्तान के हालात हमको चिंतित करते हैं। यदि पाकिस्तान स्थिर होता, आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा होता, तो पाकिस्तान कभी भी भारत से युद्ध की बात नहीं करता। वो कंगाली की हालत में है। आपको लगता नहीं है कोरी धमकी दे रहा है पाकिस्तान, जिसके पास अपने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो कोरी धमकी दे रहा है भारत देश को? मुझे शायद ऐसा ही लगता है। यदि ये कोरी धमकी है तो क्योंकि जैसे अलग थलग पूरे विश्व से अलग थलग पाकिस्तान पड़ गया है। 65 देखा हमने, 47 में देखा, देश बन ही नहीं रहा, अस्तित्व में आ ही रहे थे, और उन्होंने कबायलियों के भेष में अपनी फौज भेज दी थी कश्मीर के अंदर। राजा हिचकिचाते रह गए, स्वतंत्र देश बनूं या भारत के किधर जाऊं। तो लेकिन उन हालात का फ़ायदा उठा करके ऑक्यूपाइड कश्मीर आज भी उनके कब्जे में है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के विषय में हमको बहुत ही सचेत, नाक, आँख, कान सब खुले रखने की ज़रूरत है, और ऐसे बौराए हुए पड़ोसी को जो हमसे दुश्मनी का भाव रखता है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रावत जी, लास्ट सवाल, 2 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा। आपका हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, सुबह दिल्ली भी आए थे। जो कांग्रेस के बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, मुझे लगता है वो एक तरह से नमस्ते कर चुके हैं कांग्रेस को। आप कुछ भी कहिएगा? ऐसा नहीं, बड़े नेता, बड़ा नाम हुआ करता हरियाणा से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के 4थी पीढ़ी में नेता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने उनके मान सम्मान को, आज यदि उनकी राष्ट्रव्यापी पहचान है, तो जहां उनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम में उस परिवार के योगदान के कारण है, तो वहां पर कांग्रेस का भी उसमें योगदान है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, आंतरिक बातें होती हैं पार्टी के अंदर, बहुत सारे ऐसे मुकाम आते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ होंगे और नेतृत्व कर रहे होंगे चुनाव का जो है। और देखिए, महाराष्ट्र के अंदर हम और एनसीपी मिल करके लड़ेंगे। कुछ भी हमने और भी हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और सहयोगी भी निकल करके आए। और महाराष्ट्र सरकार एक बहुत ही अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, और मुझे लगता है कि इस समय क्षेत्रीय मुद्दे होंगे, खेती का मुद्दा होगा, किसानों का मुद्दा होगा, वहाँ पर कानून व्यवस्था का मुद्दा होगा, बाढ़ को कंट्रोल करने में जिस तरीके से राज्य सरकार फेल हुई है, वो मुद्दे होंगे, हम जीतेंगे। और झारखंड के अंदर तो गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है, जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट रही है। उत्तराखंड से अगर हम बात करें, हर बार यहाँ बादल फटने की घटनाएं और बरसात का और ये सब, इसमें क्या कहना चाहेंगे? सरकार कितना कर पाई है, कितना उत्तराखंड हमेशा आपकी सरकार में क्या अंतर रहा जो आपको लगता है अभी? उत्तराखंड हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। हमारे समय में मानवता के इतिहास की सबसे भीषण त्रासदी आई थी, लेकिन हमने 1 साल के अंदर सारी परिस्थितियों को सामान्य कर दिया था। लोग कहते थे 10 साल तक भी 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हो पाएगी, और हमने 1 साल भी 4 धाम यात्रा नहीं रोकी। हमने वर्ष 2014 में फिर से
सुचारू रूप से यात्रा प्रारंभ कर दी। उत्तराखंड के लोगों ने बड़ा जज्बा दिखाया। प्रकृति की मार, प्रकृति हमको प्यार भी करती है, मगर कभी कभी जब क्रोधित होती है तो बड़ा भारी दंड भी देती है और हम भुगतते हैं उसको, मगर फिर गिरते हैं मगर उठ करके खड़े हो जाते हैं। पहाड़ों की आदत है, पहाड़ हमेशा जूझने की, संघर्ष की शक्ति रखता है। तो प्राकृतिक आपदा से पहले भी जूझे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकारों का थोड़ा सा अंतर पड़ता है। अभी तक इस गवर्नमेंट का दैवीय आपदा से जूझने में और उससे लोगों को उबारने में जो रिकॉर्ड है वो बहुत कमज़ोर है। तो आपकी सरकार में, इनकी सरकार में यही फर्क रहा? ये कमज़ोर है। इनमें इंटेंट प्रतीत में वो नहीं लगता है। अभी मतलब 2013 की त्रासदी के मुकाबले कुछ भी नहीं है, मगर बड़ी त्रासदी है जो उत्तरकाशी में आई है, मोरी इलाके के अंदर। और मुझे पता चला कि आज भी हेलीकॉप्टर्स जो है बहुत लेट वहाँ पर पहुँच सके। रेस्क्यू वर्क के लिए पार्टीज समय पर जो है स्पॉट्स पर नहीं पहुँच पाई, जबकि वो एरिया वेल कनेक्टेड एरिया है। आपको बड़ा दोस्त बताते त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, और आपका बड़ा याराना टाइप का बताते हैं, तो आपकी सपोर्टिंग सरकार है आपकी? तो नहीं। कई बार देखने को मिला ये सब लोगों के बीच में। यदि मैं भाजपा का दोस्त होता तो नाम जोड़ा जाता है आपका। नहीं, ऐसा ये कुछ नहीं है, लेकिन ये है, मैं चाहता हूँ कि त्रिवेंद्र सरकार 5 साल बनी रहे। आप चाहते हैं पहला विपक्ष होगा जो चाहता है कि 5 साल सरकार चले? उस राज्य के हित में है कि राजनीतिक स्थिरता रहे। तो ये याराना कहें, हर चीफ मिनिस्टर जब अपना कार्यकाल पूरा करता है तो कहता है मुझे कोई वक्त नहीं मिला पूरा करने का काम, क्योंकि मैं 2 साल रहा, 3 साल रहा। अब मुझसे लोग कहते हैं, मैं सोचता हूँ मुझे कुछ योजनाओं को पूरा करने का 1 साल और मिल गया होता तो मैं बहुत अच्छी और तस्वीर अच्छी रख करके उत्तराखंड की जाता। सभी लोगों को, खंडूरी जी को, निशंक जी को, सबको ये मलाल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि त्रिवेंद्र सिंह को ये बहाना नहीं मिलना चाहिए। 5 साल राजनीतिक स्थिरता रहनी चाहिए राज्य में, और ताकि 5 साल बाद हम कह सकें, लुक हियर, देखिए हमने 3 साल में जो करके दिया ये 5 साल में भी नहीं कर पाए, अब आप बदलाव लाइए, कांग्रेस को लाइए। आप हमारे शो में आए, खास मुलाकात में आपने हमसे शिरकत की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि अगली बार आपको सक्सेस मिले। थैंक यू। आपके शानदार सवालों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।